मैं आंसर ला दूं क्या? मैं आंसर ला दूं, देखो आंसर tan अल्फा इज इक्वल टू 3/√3, इट विल बी √3, देन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट है, आ गया आंसर। बट सवाल है हाउ, कैसे आया? सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, बट आज से आपका वीडियो कंटिन्यू आएगा। आज मैं अगर बात करूं तो ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 4 होगा, है ना, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम की। प्रैक्टिस प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को पता होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया है, और टाइप्स ऑफ वेक्टर पर ही आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और लगभग 10 न्यूमेरिकल्स होंगे, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स होंगे। मतलब आपके कॉन्सेप्ट को ये बिल्ड कर देगा, आपके कॉन्सेप्ट को ये क्या करेगा? बिल्ड कर देगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ सीख पाए। मेरा मकसद यही होता है ना कि अगर आप कहीं भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे मेरे चैनल पे कर रहे हो या किसी और टीचर के चैनल पे कर रहे हो, तो वहां से आप कुछ सीखो, है ना, क्योंकि आप सीखने के लिए यहां पर आते हो। आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन शुरुआती दौर का आपको लगे कि बड़ा आसान है और ये तो मैं बना लेता। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे नहीं बनने वाले, सभी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से आप टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इन सभी के कॉन्सेप्ट को काफी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो चलो पहले न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल्स है अपने पास, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3,2,5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही हैं, इस चीज का क्या करना है? चुनाव करना है। बोला रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अपने पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,2,5। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या बोला डियर? इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होगा? आप सभी को पता है पोजीशन वेक्टर, ये 3D कोऑर्डिनेट दे दिया तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते थे 3D कोऑर्डिनेट में x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। देखो यहां पर x, y, z के फॉर्म में है, तो x का वैल्यू क्या हो गया अपने पास? तो x का वैल्यू हो गया साहब 3, और अपने पास y का वैल्यू कितना हो गया? वो हो गया 2, तो 2 j कैप, और प्लस अपने पास z का वैल्यू कितना हो गया? 5, तो 5 k कैप। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही है? 3, 2, 5। अपने पास ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P, और उसका कोऑर्डिनेट दिया है, टू पॉइंट Q, और उसका भी कोऑर्डिनेट दिया है, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दो पार्टिकल अगर किसी पॉइंट से मूव करते हैं, जैसे लेट अस सपोज P टू Q कोई पार्टिकल गया, है ना, और P का अपने पास पोजीशन वेक्टर जो है, P का पोजीशन वेक्टर कुछ दिया हुआ है, Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और अगर P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट x, y, z, और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, या ऐसे समझते इसको, है ना, P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और यहां से कोई पार्टिकल गया Q पर जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, है ना। और बात करें अगर इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो मैंने आपको सिखाया था x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट पूरे वेक्टर का और बेसिक मैथ का, आप वहां से देख सकते हैं और सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? तो यहां कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P का, भाई साहब P का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 3, 5, और अपने पास जो Q है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3, 4, 5, और आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ क्या होगा? तो आप सिंपली लिखोगे दिस माइनस दिस, तो 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा अपने पास? तो 1, है ना, और आई कैप आएगा इनटू में। ठीक है, 1 इनटू में आई कैप, और यहां से देखो प्लस दोगे, दिस माइनस दिस, देखो ना, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, यहां से कितना आ जाएगा अपने पास? सिंपली 4 में से अपने पास 3 जाएगा, तो 1 इनटू j कैप, और यहां से दिस माइनस दिस, ये तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो अपने पास जो आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो आ जाएगा i कैप प्लस
जे कैप, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ के लिए क्या है? सही। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड में हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप इसे लिख ले। ठीक है, दोनों में जो आपको बेटर लगे वो आप करो। अगर मेरे अनुसार चलोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि खुद का नोट्स जो है वो दुनिया में सबसे भारी है। ठीक है, खुद का नोट्स बनाओ, वो सब पर भारी होगा और वही तरीका सही है पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स देख करके पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, ये सही नहीं। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे, जिस फॉर्मेट में पढ़ा रहे, आप लिखो उसको किसी तरीके से भी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या, इफ वेक्टर ए इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड वेक्टर बी इज 7 i कैप प्लस 24 j कैप, then find new vector having the same magnitude as b and the same direction as a। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगर ट्रैप हो गए तो हो गए, और अगर ना हुए तो क्वेश्चन के साथ तुम खेल जाओगे। बोला एक नया वेक्टर हमें फाइंड करना है। नया वेक्टर क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, नया वेक्टर हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड b के इक्वल होगा और डायरेक्शन जो है वो a के इक्वल होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, हम जानते हैं कि अपने पास वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनटू में डायरेक्शन होता है। सबसे पहले मान लो कि एक नया वेक्टर क्या है? c। लेट न्यू वेक्टर इज c, है ना। अगर वेक्टर c है तो इसके पास क्या होगा? इसके पास होगा मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और इसके पास क्या होगा? और होगा इसके पास डायरेक्शन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब बोला है कि वेक्टर c का मैग्नीट्यूड जो है वो b के इक्वल है। ठीक है, तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? वेक्टर b का मॉड। और डायरेक्शन जो है भाई साहब, है ना, वो डायरेक्शन किसके इक्वल है? तो डायरेक्शन a के इक्वल है। लो हो गया, मॉड ऑफ b निकाल लो, a निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। तो मॉड ऑफ b कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखो वेक्टर b क्या दिया हुआ है। वेक्टर b दिया हुआ है 7i कैप प्लस 24 j कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर b कैसे निकालोगे? रूट अंडर, देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर कितना होगा? तुम लोग को याद होगा 556 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625। और 625 का मतलब होता है 25। मॉड ऑफ b निकल गया, मॉड ऑफ b निकल गया आपका 25, दैट मींस 25 निकल गया आपके पास। अब a कैप कैसे निकालोगे? आओ भाई साहब निकालते हैं क्या? a कैप। a कैप का मतलब क्या हुआ? a का यूनिट वेक्टर, और a का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर a क्या दे रखा है? वेक्टर a दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और अपने पास देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, है ना। तो सॉल्व करो, a कैप कितना आ जाएगा? ये आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये आ जाएगा कितना? 25, ये आ जाएगा 5। वेक्टर c किसके इक्वल है? मॉड ऑफ वेक्टर b, है ना, और इनटू में क्या? a कैप। तो यहां से सिंपली आप क्या लिख सकते हो? मॉड b कितना निकाले? 25। तो यहां से लिखोगे 25 इनटू में 3i कैप प्लस 4j कैप, अपॉन में क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, है ना। तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये 5 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो यहां से वेक्टर c कितना आ जाना है? वेक्टर c आना है 15i कैप प्लस 20j कैप। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 15i कैप प्लस 20j कैप। आपके पास ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 को भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अगर बन गया है तो आप पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। पैटर्न वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैटर्न वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटे क्वेश्चंस है और धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस भी जो है वो आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना हम लोग का पहला कर्तव्य है, पहला ड्यूटी है, तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल मेड बाय द वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप विथ x एक्सिस इज। बोल रहा है एक वेक्टर दिया है, और वेक्टर क्या अपने पास? तो वेक्टर है i कैप प्लस j कैप, और ये पॉजिटिव x एक्सिस से, या फिर यूं बोल लो कि x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये हम लोगों को निकालनी है। तो वेक्टर a दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप। वेक्टर a क्या दिया हुआ है? i कैप प्लस j कैप। और देखो तो इसका अगर फोटो बनाओगे तो देखो x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। दैट मींस x इसमें 1 है और y भी कितना है? 1 है। तो फोटो बनेगा कुछ ऐसा, ये x
और ये बनेगा क्या y। 1,1 कहीं यहां पर होगा 1,1, ये अपना होगा वेक्टर और ये वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर a। ये एंगल बनाएगा x के साथ अल्फा, अगर तो ये अल्फा आपसे पूछ रहा है कैसे निकालोगे, टेन अल्फा लगा दे। क्यों लगा दे, क्योंकि ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है ये 1 है और ये जो आपके पास है ये भी 1 है। तो देखो तो अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां मिलेगा, 10 में मिलेगा, तो 1/1, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, इसीलिए अपने पास अल्फा जो है वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका है ना वो क्या है सही, ऑप्शन बी आपका क्या है सही है। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। क्वेश्चन 5 भी काफी प्यारा है, ठीक है। क्वेश्चन पर ये सेम क्वेश्चन है जो आपने पहले बनाया। मैं आंसर ला दूं क्या, मैं आंसर ला दूं, देखो आंसर 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/√3, इट विल बी √3, देन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन डी इसका क्या है करेक्ट है, आ गया आंसर। बट सवाल है हाउ, कैसे आया, ये जो आंसर आया वो कैसे आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट कर सकता है भाई साहब, कोई पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर सकता है। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन XY, है ना, मतलब XY प्लेन में ये मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में। तो लिख दो यहां से XY प्लेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया। आगे बोला इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम आर √3,3, मतलब मान लो कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3,3। देन बोला क्या कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ द x एक्सिस एंड एंगल ऑफ, देखो क्वेश्चन समझो, ये लैंग्वेज में ट्रैप नहीं होना। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, वो ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना, वो ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना और ओरिजिन से वो XY प्लेन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कुछ टाइम के बाद उसका कोऑर्डिनेट हो गया √3,3। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका जो पाथ है, जो चलने का पाथ है, जिस पाथ पे चला था, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। बोल, क्या पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है क्या, क्या पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है क्या। बिल्कुल ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यहां से यही तो एंगल पूछ रहा है तुमसे अल्फा। अरे देख ले, ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, ये x, y ही तो गिवन है। लगा दे 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√3। तो तुम क्या लिख सकते हो इसको, √3 इंटू √3 अपॉन √3, एक से एक कटेगा तो 10 अल्फा आ जाएगा अपने पास √3, इसलिए अल्फा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन डी तुम्हारा क्या है करेक्ट। क्या भारी है क्वेश्चन, क्या भारी है। इतने सिंपल और आसान आसान क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, इतने सिंपल और आसान क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है। पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी बेहतरीन है ना। अब सर सभी क्वेश्चन तो बोल रहे हैं बेहतरीन है, अरे एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं और हर एक क्वेश्चन में दम है। दम इस चीज से नहीं लगा सकता अंदाजा दम का कि क्वेश्चन भारी है। ये सारे क्वेश्चन तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, तुमको पोजीशन वेक्टर सिखा रहा है, तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखा रहा है, आगे यूनिट वेक्टर सिखाएगा। यहां पर शुरुआत हो चुका है यूनिट वेक्टर का, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर तुम्हारा बिल्ड कर रहा है, ये सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बोल रहा है द एक्सप्रेशन 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप इज अ, मतलब एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको चेक करना है कि ये क्या है। ऑप्शन ए यूनिट वेक्टर, ऑप्शन बी नल वेक्टर, ऑप्शन सी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, ऑप्शन डी स्केलर। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देख इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो होगा तो तीनों में से कोई एक ही, सबका मसला एक ही है, मैग्नीट्यूड निकाल ले। अगर एक आ गया तो यूनिट वेक्टर, 0 आ गया तो नल वेक्टर, √2 आ गया तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, ये टिक करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल ले। मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, दिया 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल, जब मैग्नीट्यूड निकालेगा तो √1/√2 का स्क्वायर
प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा मिलके कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। तो रूट के अंदर 1 बाहर निकलेगा तो अल्सो 1। तो आंसर अपना क्या है, यूनिट वेक्टर। याद कर, मैंने तुम्हें सिखाया है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। बोल, कोई दिक्कत? मजा आ रहा है क्या? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखना जय बाबा की, है ना, मतलब जय बाबा की इन द कमेंट बॉक्स, अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है। और ना आ रहा हो तो लिखना सर आज मुझे मजा पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें पढ़ने में मजा क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। चलो लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। और ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। भैया नीचे दिया जो गया है 4 वेक्टर, इसमें से कौन यूनिट वेक्टर है, मुझे साफ दिख रहा है, बट लाइट वा जो है वो कट गया है। तो अब इंतजार करते हैं, लाइट आएगा तब वीडियो बनेगा। तो फाइनली बहुत देर इंतजार करने के बाद लाइट आ गई है ना। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जो है अपने पास वो है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और कैसे है ना, मैग्नीट्यूड निकाल के देख ले। देख मैग्नीट्यूड निकाल के, किसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है ये तुम चेक कर ले। अगर तू ऑप्शन ए इसका बात करोगे, ऑप्शन ए का रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, रूट ये आ जाएगा 2, है ना। बताओ यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं, ये गलत है। दूसरा का चेक कर, रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे ना रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा कितना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो आ गया आंसर 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। बाकी ये नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर देखो ये एक आएगा इसके साथ 1 होगा तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1/√3 स्क्वायर करने का रूट हटेगा तो 1/3 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपने पास cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जो है ये है यूनिट वेक्टर। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए, ठीक है। तभी मैं आपके प्रॉब्लम को, आपकी समस्याओं को समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं बाबा बागेश्वर थोड़ी हूं जो किसी के दिमाग में अंतरात्मा में बहस करके समझ जाऊंगा कि क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है। मैं तो सिंपल साधारण सा एक मास्टर हूं जो फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज, बच्चा मारता है के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के बाद के कैप आता है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ही होगा। अरे नहीं, बोल रहा है क्या आई और जे के अलोंग जो है वो यूनिट वेक्टर क्या होगा। इसका मतलब तुमसे तो यही पूछ रहा है ना कि आई और जे का यूनिट वेक्टर क्या है, इसके अलोंग, मतलब इसी का तो पूछ रहा है भाई साहब। इसके पैरेलल सबका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहां से कैसे बनाओगे, इसी का यूनिट वेक्टर निकालोगे। तो मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर ए इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप, आप फाइंड करो ए कैप, ठीक है। तो ए कैप को क्या लिखोगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप, मॉड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 का स्क्वायर फिर से 1, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हम लोग का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। उससे पहले इसको लिखिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन 9 दिखेगा और 9वें क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है इस चीज को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज। गजब क्वेश्चन, ठीक है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बना करके। बोल रहा है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी के
रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक वेक्टर ए है अपने पास भाई साहब, वेक्टर ए क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी अपने पास क्या है, तो वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है अपने पास माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। बोल रहा है इनके रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट का मतलब इतना ना हुआ, इसको जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इसी को तो बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को क्या बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। आपको सनमा बोल रहा है इसी का निकाल ले यूनिट वेक्टर, इसी का क्या निकाल ले यूनिट वेक्टर। नहीं सर ये तो क्वेश्चन नहीं बोला, क्वेश्चन बोला इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा। सुन ये वेक्टर ए है, ये क्या वेक्टर ए, ठीक, इसका कुछ यूनिट वेक्टर निकालेगा, वो क्या देगा डायरेक्शन देगा। अब इसके पैरेलल जितने वेक्टर तू बनाएगा, जितने वेक्टर बनाएगा उस सब का डायरेक्शन सेम। अरे पैरेलल का मतलब क्या डायरेक्शन सेम, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका और वही इसका, मतलब इसके पैरेलल जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे सभी इसी के यूनिट वेक्टर के सेम होंगे, क्योंकि सबके यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करेंगे और सबके डायरेक्शन यहां पर क्या है सेम है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है। समझ में आया? तो यहां से क्या करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का निकालेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट का क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर। चल निकाल रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा, निकालना शुरू कर। रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ आर कैप निकालना है। आर कैप क्या हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो सबसे पहले वेक्टर आर निकाल ले, तो वेक्टर आर किसके इक्वल होगा ए प्लस बी ना, तो वेक्टर ए क्या है 4 है ना, और वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर बी इतना है। आई में आई को जोड़ दो, जे में जे को, के में के को, 4 में जोड़ेगा माइनस आई कैप, 4i कैप में माइनस आई कैप जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3i कैप, 3j में 3j जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6j आ जाएगा, 6 में माइनस 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2k कैप आ जाएगा। तो यहां से आप सिंपली लिख सकते हो वेक्टर आर इज इक्वल टू है ना, सॉरी आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो वेक्टर आर आया 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसका मॉड का मतलब होता है भाई साहब इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा आर कैप इज इक्वल टू अपने पास सिंपली 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 9 49 बाहर निकलेगा तो 7। इसको लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/7 गुना 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका 1/7 ये दोनों तो गए हो काम से पहले ही, 1/7 दोनों में, तो या 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए क्या सही। नोट कर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और देख तू लोग प्यारा प्यारा भाई है ना, और हो सकता है कि कोई सिस्टर भी देख रही हो वीडियो है ना, तो एक चीज समझ, ये मत सोचना कि व्हाइट बोर्ड है तो कंटेंट नहीं मिलेगा, डिजिटल बोर्ड पर ही कंटेंट मिलता है, नहीं। मेरी कमी है ये, तुम्हारी कमी नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड नहीं ले सकता हूं, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा कि व्हाइट बोर्ड पे तुमको सारा चीज पढ़ाऊं। और एक चीज समझना मेरा बात ध्यान से, थोड़ा टाइम ज्यादा व्हाइट बोर्ड पे लगेगा एज कंपेयर टू डिजिटल बोर्ड है ना, बट चीजें कहीं ना कहीं से यहाँ से क्लियर होंगी। और पहले ऐसे ही बच्चे पढ़ते थे है ना, वैसे मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारा टाइम सेव होगा। और एक चीज समझना, व्हाइट बोर्ड पर रियल टीचर ही पढ़ा सकता है। डिजिटल बोर्ड में क्या फैशन है, तुम सारा चीज का पीपीटी बना लो, तुमको कुछ याद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, देख के ही तो पढ़ाना। लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड पर कोई बेवाक बोल के पढ़ा रहा है ना, दम है उसमें। अब ये मैं ये नहीं बोला कि मेरे में दम है, ये तू जज करेगा पढ़ के कि मेरे में दम है या फिर नहीं दम है, ठीक है। तो ये चीजें समझना थोड़ा सा, यहाँ पर प्लीज मुझे सपोर्ट करना, डिफरेंशिएट मत करना, दिस इज व्हाइट बोर्ड एंड दिस इज डिजिटल बोर्ड है ना। यहाँ टाइम कम लगता है, यहाँ टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी सी हेल्प की तुम्हारी जरूरत है, यहाँ पर बहुत जल्द ले लूंगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको if a unit vector is represented by 0.5 I cap plus 0.8 j cap plus c k cap then the value of c is। अरे एक बात बता,
ये बोल रहा है क्या कि ये जो वेक्टर गिवन है 0.5 आई कैप, 0.8 जे कैप और सी के कैप, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है आपके पास? 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, है ना, और यहां से प्लस का c का स्क्वायर इजिकल टू क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ये कितना हो जाएगा? अच्छा, रूट को उधर भेज दोगे तो क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। इसको जब आप स्क्वायर करोगे 0.25, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.64 है ना, 64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8.0, है ना, और ये प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर यहाँ पे 1। ये कितना हो जाना है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 0.11। तो इसलिए c का वैल्यू क्या आएगा? रूट अंडर 0.11। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। तो ये कुछ सवाल है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा अगर कंसिस्टेंट रहोगे, है ना, तो क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। और आपकी कंसिस्टेंसी अगर थोड़ा सा टूटेगा, है ना, बस थोड़ा सा ही टूटेगा, है ना, तो आपको क्वेश्चन जो है वो परेशान कर देगा। तो सारा खेल किसका है? कंसिस्टेंट रहने का, कंसंट्रेशन का सारा खेल। अगर तुम देख रहे हो ठीक से चीजों को, चीजें विजिबल होंगी, और ऐसे 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 देख रहे हो, चीजें अनविजिबल होंगी। ठीक है, इसलिए देखना पहले ठीक से सीखो, समझ में अपने आप आएगा चीजें। ठीक है, चलो नोट करो, देख रहे हैं, अगर कुछ आगे क्वेश्चन है तो उसको भी करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कुछ और है तो आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने ला रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, है ना। अच्छा, वेरी गुड मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ गुड वेरी। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन खोजी है। ठीक है, बड़ी मेहनत। देख, ये मेरा फेयर है, ठीक है, तुम लोग के लिए फेयर है। पढ़ रहा था उस टाइम का, पहले लिखता हूँ क्या पढ़ाना है, देन अच्छे से रिसर्च करता हूँ, देन पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और आपका इस तरीके से कुछ डायग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, और इस तरीके से ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ कितना? 30 डिग्री का। ऑप्शन ए 150 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी आपका है 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई साहब, बताइएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर के बीच एंगल बनता है टेल टू टेल, है ना, और नहीं तो हेड टू हेड बनता है। और ध्यान देने लायक बात है कि इसमें जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे है, तो ये एंगल वेक्टर एंगल होगा, ना कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बिगर है, स्मॉलर को कंसीडर करते हैं। यहाँ देखो हेड पर टेल है, दैट मीन्स ये एंगल तो नहीं बन सकता, तो बनेगा कौन? सपोज करो वेक्टर ए को यहां से शिफ्ट कर दो यहां पर, या फिर अच्छा, ये माफ करना, ये एंगल बनेगा, है ना। ये एंगल तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहां से वेक्टर ए का हेड है, वेक्टर बी का क्या? टेल, तो ये एंगल नहीं बनेगा। सपोज करो कि वेक्टर ए को यहां शिफ्ट कर दो, और नहीं तो बी को यहां शिफ्ट कर दो, तो देखो बी का टेल और ए का टेल, तो ये एंगल आपका आंसर है। तो आंसर इज डी, है ना, 30 डिग्री आपका क्या है? सही आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन खतरनाक है। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। किताब में आप देखोगे तो ढेर सारे और सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, बट आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। ठीक है, काफी तगड़ा क्वेश्चन है। बोला है वेक्टर्स ए बी एंड सी फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है?
जिसके सभी साइड्स इक्वल हो और एंगल सभी 60-60 डिग्री के हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। देन एंगल बिटवीन देम आर, है ना, मतलब वेक्टर ए बी और सी कितने एंगल बना रहे हैं सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड अगेन 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गलत है, ऑप्शन ए इसका सही होगा ही नहीं। जानबूझ करके लिखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ताकि आप लोग ट्रैप होंगे, फंसेंगे आप लोग, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60-60-60 का एंगल बनता है। ठीक है, ध्यान से समझ, बोल रहा है क्या कि ए बी सी के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो ए बी सी के बीच तो ये तो एंगल है ही नहीं, ए बी के बीच का एंगल होगा ही नहीं, हेड और यहाँ पे क्या टेल है, ये बी और सी के बीच एंगल होगा ही नहीं क्योंकि हेड और टेल है, ये ए और सी के बीच एंगल होगा ही नहीं क्योंकि हेड और टेल है, तो होगा कैसे, इसको थोड़ा सा बी को आगे बढ़ाओगे, वेक्टर बी को, तो देखो यहाँ एक एंगल बनेगा जो टेल टू टेल बन रहा है, 120 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 180, तो सी और बी के बीच एंगल बन गया है, फिर बी और सी के बीच क्या बन गया एंगल, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा 120 डिग्री का जो सी और ए के बीच एंगल होगा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री का जो ए और बी के बीच एंगल होगा, तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 120 एंड अगेन 120। ठीक है, ये आंसर है। तो ये आज का वीडियो रहा। कल वाले लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन पर बात करेंगे, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी देखेंगे वेक्टर एडिशन का। ठीक है, जैसा भी होगा वैसा मैं आपको बता दूंगा, पॉलीगॉन लॉ भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि पढ़ करके ही संसार में कुछ हासिल आप लोग कर सकते हैं। वो बातें ठीक है कि बिना पढ़ने वाले भी जीवन अच्छा बनाते हैं, वो नेता होते हैं, जुमलेबाज होते हैं। ठीक है, आपको जुमलेबाज नहीं बनना है, आप एजुकेटेड होना चाह रहे हो, इसका मतलब आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। ठीक है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, बाय बाय।